So guys, welcome back to our channel Personal Tutor. This is Vanshika Sharma here signing in. और अब हम इस चैप्टर के ऑलमोस्ट एंड पे पहुंच चुके हैं। जैसे कि हमने बताया था आपको कि हम स्टोरी पढ़ेंगे B.R. अम्बेडकर की। काफ़ी सारी वीडियोस में मैं इसके बारे में जिक्र कर रही हूँ बट पहुँच ही नहीं पा रहे थे इस पर। सो फाइनली आज हम पढ़ेंगे स्टोरी ऑफ B.R. अम्बेडकर। पहले जान लेते हैं B.R. अम्बेडकर थे कौन, फिर उसके बाद उनकी स्टोरी देखेंगे कि उनके साथ ऐसा क्या इंसिडेंट हुआ जिसकी वजह से उनके ऊपर इतनी बड़ी एक स्टोरी बन गई। हमारे चैप्टर में एक उनका इम्पॉर्टेंट पार्ट हो गया, वो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे इंडिया के लिए एक बहुत मेजर पार्ट बन गए। सो B.R. अम्बेडकर, Bhimrao Ramji Ambedkar was born in 1891 and was survived till 1956। ठीक है, तो 1891 में उनका जन्म हुआ था और 1956 में वो इस दुनिया को छोड़ के जा चुके थे। सो अब B.R. अम्बेडकर जो थे उनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता था। फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अब आप बोलोगे तो काफ़ी भारी वर्ड हो गया। उन्हें ये इसलिए बोला जाता था क्योंकि जब हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो वो इस कॉन्स्टिट्यूशन में काफ़ी मेजर रोल प्ले कर रहे थे। वो चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, और फिर क्योंकि जो वो सो कॉल्ड लोअर कास्ट से बिलोंग करते थे और अपने ही जैसे लोगों को आगे बढ़ाना चाहते थे तो उन्हें लीडर भी कहा जाता था। दलित कम्युनिटी का लीडर क्यों कहा जाता था? क्योंकि उन्होंने जब वो बचपन में छोटे थे तो उन्होंने अपने लिए कई सारी चीज़ें ऐसी देखी, क्योंकि जैसे कि हमने हमारे लास्ट वीडियो में पढ़ा था, जो हमारे सो कॉल्ड लोअर कास्ट के लोग होते हैं जिन्हें हम अनटचेबल्स कंसिडर किया करते थे, जिन्हें हम बोलते थे दूर रहो हमसे, छुओ मत। अगर वो हमारी क्लास में भी पढ़ रहे हैं बच्चे तो उन्हें अलग बिठाया जाता था। हमें मतलब सुपीरियर्स वाले जो बच्चे थे वो अलग बैठते थे और जो दलित्स वाले थे वो अलग बैठते थे, क्योंकि वो अनटचेबल्स थे, तो इसीलिए साथ में बैठाना भी उन्हें मुनासिब नहीं था। तो इसीलिए उन्होंने जो अपने लाइफ में एक दलित कम्युनिटी को बिलोंग करके जो उन्होंने प्रॉब्लम्स फेस करी ताकि वो उनकी आगे वाली कम्युनिटी ना फेस कर पाए, तो उन्होंने उनके लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करी और वो लीडर बन गए दलित कम्युनिटी के। फिर उसके बाद चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कम्युनिटी, मैंने अभी आपको बताया था कि वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फादर कहलाते हैं और वो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के। उन्होंने सबसे ज़्यादा क्या किया, उन्होंने लड़ाई लड़ी दलित कम्युनिटी के लिए ताकि उन्हें सारे राइट्स मिल सके जो कि उन्हें पहले नहीं मिले जा रहे थे। और सबसे बड़ी लड़ाई उन्हें लगी कि दलित कम्युनिटी को टेंपल में एंट्री मिल जाए। भाई साहब, टेंपल में एंट्री तो मतलब ऐसा था ना अनटचेबल्स के लिए कि बिल्कुल ही ना के बराबर, बिल्कुल भी आने देते थे उनको बोलते थे नहीं 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 नहीं, आप हमारे टेंपल में नहीं जाएंगे, अगर आप हमारे टेंपल में जाएंगे तो अशुद्धि फैला देंगे। आपको पता है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने उस टाइम पे अपनी ग्रेजुएशन पूरी करी, अपनी एक जॉब हासिल करी और उसके बाद अपने कम्युनिटी के सारे लोगों को एनकरेज किया, उनमें एफर्ट्स डाले, उनको मोटिवेट किया कि वो लोग भी आगे पढ़ें और आगे एक सक्सेसफुल इंसान बने, अपने लिए एक फ़ाइट लड़े, सिर्फ अपनी कम्युनिटी को अपना ऐसे ये नहीं मान के चले कि अरे ये तो ये हमारी डेस्टिनी में लिखा है तो हम यही करेंगे, या हमारी डेस्टिनी में लिखा है कि हमसे फोर्सफुली कचरा उठवाया जाएगा तो हम यही करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ कचरा उठाएं, ज़रूरी ये है कि आप आगे बढ़ें। और जब हमारे पास नॉलेज होती है ना तो वो हमारे सबसे बड़ा हथियार होता है। नॉलेज सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है इंसान के पास, भले ही उसके पास पैसा ना हो, उसके पास घर ना हो, उसके पास बंगला ना हो, उसके पास गाड़ी ना हो, बट अगर वो उसके पास नॉलेज है तो वो अपनी लाइफ में सक्सेस ज़रूर पा सकता है। आप B.R. अम्बेडकर के बारे में एक और तरीके से भी जान सकते हैं। हमारी टीवी पर आजकल थोड़े टाइम पहले एक सीरियल आया था डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के बारे में एन टीवी पर। प्लीज़ ज़रूर अगर आपके पास टाइम हो तो उसे देखिएगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की बात हमने क्यों करी, क्यों वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए इतने इम्पोर्टेंट थे। चलो अब वो स्टोरी के बारे में बात करते हैं जो हमारी बुक के अंदर दी है। B.R. अम्बेडकर जो थे, भीमराव अम्बेडकर, वो अपने भाइयों के साथ और अपने कज़न के साथ अपने पापा को मिलने आते हैं।
तो जब वो मिलने आते हैं उस टाइम आप ये डेट्स आर रियली इम्पॉर्टेंट। ये सब लोग बोलते हैं, मैं भी बोल रही हूँ। आई नो थोड़ा याद करना इम्पॉसिबल टाइप का तो नहीं होता, बट हाँ थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बट प्लीज़ ऐसे लिखोगे ना तो 100% याद हो जाएगा। सो ये हो गया हमारी एक डेट, इसको बिल्कुल मत भूलना। और एक और डेट बता रही हूँ जो है 1901, ये प्लीज़ आप नोट कर लो क्योंकि मैं अभी बोर्ड पर लिख नहीं पाऊँगी। सो 1901 में वो गए अपने पापा से मिलने, तब करीबन वो 9 से 10 साल के थे। तो जब वो अपने पापा से मिलने गए, एक जगह मेंशन्ड है आपकी बुक में, उसका नाम है गोरेगांव, आई गेस गोरेगांव ही था, या प्लीज़ अगर मिस्टेक हो रही हो तो उसे इग्नोर कर दें। तो वो जब अपने फादर से मिलने जाते हैं, ट्रेन से जाते हैं, तो जब वो ट्रेन पे उतरते हैं तो स्टेशन मास्टर जो होते हैं वो उनका टिकट देखते हैं, और सिंस वो लोग बहुत वेल ड्रेस्ड होते हैं, काफ़ी अच्छे से होते हैं, तो उन टिकट मास्टर को क्या लगता है कि वो ब्राह्मण्स हैं, और उन्हें काफ़ी अच्छे से ट्रीट करने लगते हैं कि आओ बेटा बैठो, क्या तुम कहाँ से आए हो, किससे मिलने आए हो, सबसे उनसे प्यार से बात करते हैं, उन्हें अच्छे से बिठा देते हैं एक जगह पे, सेफ जगह पे, ताकि बच्चे परेशान ना हो, और सब कुछ अरेंज करने लगते हैं। फिर पूछते हैं कि तुम कहाँ से हो, कौन सी कम्युनिटी को बिलोंग करते हो। तो जो हमारे भीमराव अंबेडकर साहब थे, इन्होंने कहा कि मैं माहर कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ। अब जैसे ही इन्होंने बोला कि मैं माहर कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, जो स्टेशन मास्टर था उनका चेहरा पीला पड़ गया, उनको बहुत तेज़ गुस्सा आया, क्योंकि वो तो इन्हें ब्राह्मण्स मान के चल रहे थे, इसलिए इन्हें काफ़ी अच्छे से ट्रीट कर रहे थे। अब माहर कम्युनिटी मतलब सो कॉल्ड अनटचेबल्स, इनसे तो बिल्कुल छुआ भी नहीं जाना चाहिए। तो उनके दिमाग में ये सब चलने लग गया कि अरे शिट, मैंने तो इन लोगों को छू लिया, अब क्या होगा, और ये तो अनटचेबल्स है, मुझे तो इनसे दूर रहना चाहिए, इनकी बिल्कुल भी मदद नहीं करना चाहिए। सो वो लोग काफ़ी देर तक स्टेशन पे बैठे रहे, और उन्हें लगा कि जब वो उनके पापा किसी को भेजेंगे उन्हें स्टेशन पर लेने, बट अनफॉर्चुनेटली वो भेज नहीं पाए होंगे, और वो लोग वेट ही करते रह गए। सो काफ़ी टाइम गुजर गया, उन्हें भूख भी लगने लग गई, उन्हें घर भी जाना था, रात होने वाली थी। सो जो हमारे भीमराव रामजी अंबेडकर साहब के भाई साहब थे, भैया थे, उन्होंने कहा स्टेशन मास्टर वापस से उस टाइम तो स्टेशन मास्टर वहाँ से चले ही गए, उन्हें इतना गुस्सा आया अपने ऊपर क्योंकि उन्होंने इन्हें पहचान नहीं पाए, और वहाँ से चले गए गुस्सा होके बिना कुछ बोले। फिर उसके बाद वो थोड़ी देर बाद वापस आए इन्हें देखने के लिए, सिंस इनसे बात तो नहीं करी क्योंकि ये अनटचेबल थे। तो जो हमारे भाई से बड़े भैया थे भीमराव अंबेडकर साहब के, उन्होंने बोला कि आप एक काम कीजिए, हमारे लिए एक बैलगाड़ी अरेंज करा दीजिए, सिंस वहाँ पर उस टाइम पर तो कोई कैब्स तो होती नहीं थी, कोई ऑटो वोटो तो होता नहीं था कि वो करके चले जाएं, जैसे आजकल हम फट से ऊबर कर लेते हैं, ओला बुक कर लेते हैं, वैसे उस टाइम पर नहीं होता था। उस टाइम पर तो बैलगाड़ी चलती थी ट्रैवल करने के लिए। सो उन्होंने स्टेशन मास्टर से कहा कि आप एक बैलगाड़ी हमारे लिए अरेंज करवा दीजिए, उनका जो भी होगा जो भी किराया होगा, जो भी मेहनताना होगा, वो हम दे देंगे। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे कैसे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है कि उनके पास पैसा तो है, बट क्योंकि वो अनटचेबल्स है, क्योंकि वो सो कॉल्ड लोअर कास्ट से बिलोंग करते हैं, तो उनको मतलब बिल्कुल इन्फीरियरली उन्हें गंदे तरीके से ट्रीट किया जा रहा था। तो क्या होता है कि वो लोग स्टेशन मास्टर से बोलते हैं कि हम उसे पैसे दे देंगे, आप प्लीज़ हमारे लिए अरेंज करा दीजिए। अब स्टेशन मास्टर ये सोच रहा था कि ये तो अनटचेबल्स है, तो इन्हें अगर किसी की बैलगाड़ी में भेज भी दिया जाए तो बैलगाड़ी वाला पहली बात तो ले ही नहीं जाएगा, क्योंकि वो ये सोचेगा कि ये तो अनटचेबल्स है, ये लोग अगर मेरी बैलगाड़ी में बैठेंगे तो हमारी बैलगाड़ी अशुद्ध हो जाएगी, गंदी हो जाएगी। अब बताओ भला किसी के बैठने से कोई चीज़ अशुद्ध या गंदी होती है क्या? और ऐसा भी नहीं था कि वो बच्चे बहुत घिनौने दिख रहे थे, या सॉरी ये वर्ड हमें कभी यूज़ नहीं करना चाहिए, मतलब कि वो लोग बिल्कुल प्रॉपर ड्रेस्ड नहीं थे या बहुत गंदे दिख रहे थे कि हम उनसे बात ही ना करें, ऐसा भी नहीं था। फिर भी उनसे डिस्क्रिमिनेशन कर रहे थे, क्यों? क्योंकि जस्ट बिकॉज वो एक महार कम्युनिटी को बिलोंग करते। ये हो गया हमारा कास्ट सिस्टम। आई होप अब आपको कास्ट सिस्टम काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। तो ये हुआ हमारी डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की स्टोरी। सो उन्हें 9 इयर्स की एज में भी 9 इयर्स की एज में ही पता चल गया था कि हमें कैसे ट्रीट किया जा रहा है, और उसके बाद उन्होंने अपने लिए फ़ाइट लड़नी शुरू करी अपने स्कूल में, अपने एरिया में। उसके बाद उन्होंने फ़ाइट लड़ के कॉलेज पढ़ा, और सब कुछ फेस करने के बाद
इतने सक्सेसफुल बन गए कि उन्हें हमारे फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहना गया। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक है स्ट्राइविंग फॉर इनइक्वालिटी। उसके बाद इस बार मैंने कहा था आपको कि मैं NCERT सॉल्यूशंस भी कराऊंगी, सो उसके बाद हमारी वीडियो होगी NCERT सॉल्यूशंस वाली। सो डू शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल पर्सनल ट्यूटर। दिस इज वंशिका शर्मा हियर, साइनिंग आउट।